देखिए आज के टाइम पे अगर हमें ट्रांजैक्शन करना है तो हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यूपीआई के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है पैसे ट्रांसफर करने का। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि यूपीआई के पहले भी कौन कौन से ऐसे मेथड थे जो आज स्टिल एग्जिस्ट करते हैं और उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, जिन मेथड्स का इस्तेमाल करके हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर करते थे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज इस लेक्चर में हम लोग चार टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। इन चारों का आपने नाम सुना होगा। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इन चारों को यूज कर चुके होंगे, बट इसकी डिटेल एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एनईएफटी। तो यहां पे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये मेथड एग्जिस्ट करता था इंडिया में यूपीआई के पहले, और इसका ये मतलब नहीं है कि यूपीआई के पहले एग्जिस्ट करता था और अब एलिमिनेट हो गया है। अभी भी इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली हर मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है, बस ये ध्यान रखना है कि किस टाइम पे आपको कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये ऑपरेट किया जाता है बाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनईएफटी को ऑपरेट करती है। ये लॉन्च किया गया था 2005 में। ये सारे पॉइंटर्स आप याद रखिएगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये पॉइंटर आपको काम में आएंगे एमसीक्यू स्टिक करने के लिए। तो पहला, लॉन्च्ड बाई आरबीआई, ऑपरेटेड बाई आरबीआई, और लॉन्चिंग ईयर क्या था? 2005, 2005 में एनईएफटी आया था। इसके बाद सिंस 2019 24/7 365 डेज सर्विस। तो 2005 में ही आया, लेकिन जब 2005 में आया था तब से लेके 2019 के पहले तक ये बैंकिंग आवर्स में ही अवेलेबल होता था। लेकिन अब इसकी जो सर्विस है 2019 के बाद से ये 24/7 कर दी गई है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? बैंक तो सिर्फ 10 बजे से लेके 5 बजे तक खुले रहते हैं। एग्जैक्टली आपने सही बोला, बैंक 10 से 5 खुले रहते हैं, लेकिन बैंकों ने जो आपको मोबाइल ऐप दे के रखा हुआ है, उस ऐप के थ्रू अगर आप एनईएफटी से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो 24/7 कर सकते हो। ये सुविधा कब से आपको मिली? 2019 से। नेक्स्ट, अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो मनी ट्रांसफर इन बैचेस। बैचेस का मतलब होता है कि जो पैसा ट्रांसफर होगा ना वो इंस्टेंट नहीं होगा, विद इन सेकेंड्स आप इसमें पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये 30 मिनट्स लेता है आपका अमाउंट सेटल करने में। अगर मैंने अपने अकाउंट से अपने दोस्त जमशेद के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए तो उस केस में मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, सामने वाले के अकाउंट में पैसे जाएंगे, लेकिन 30 मिनट का टाइम लगेगा। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट के अंदर हमें यह जानना है कि अगर मुझे अपने फ्रेंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उस केस में मुझे किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे अकाउंट नंबर चाहिए होगा और उसकी ब्रांच का आईएफएससी कोड चाहिए होगा। ये दो चीजें अगर मेरे पास है तो मैं एनईएफटी के द्वारा पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। इसके अलावा अमाउंट लिमिट की बात करें तो नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट। आप 1 रुपए भी एनईएफटी से ट्रांसफर कर सकते हो और मैक्सिमम की भी यहां पे कोई लिमिट नहीं है। जितना मर्जी चाहे आप उतना पैसा एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट, एनईएफटी चार्जेस की अगर बात करें तो नो ऑनलाइन चार्जेस। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया 2019 के बाद से आप 24/7 एनईएफटी कर सकते हो। तो आपके पास अगर मोबाइल ऐप है और मोबाइल ऐप में आप अपने अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस में कोई भी चार्जेस आपसे बैंक नहीं लेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप वो काम थ्रू बैंक करते हो, बैंक करने का मतलब है कि आपने बैंक की ब्रांच को विजिट किया और वहां पे जैसे आप पे इन स्लिप भर के पैसे ट्रांसफर करते हो, उस तरीके से आप एनईएफटी करना चाहते हो तो उस केस में कुछ चार्जेस लगेंगे। वो चार्जेस कैसे हैं? अगर आप 10,000 रुपए तक ट्रांसफर करते हो तो 2.5 रुपए का चार्ज लगेगा प्लस जीएसटी। अब आप बोलोगे सर आपने तो जीएसटी लिख दिया, जीएसटी के तो बहुत सारे अलग अलग स्लैब है, कौन सा कितना रेट जीएसटी लगेगा? तो भाई बहुत ज्यादा लगता है, 18% का जीएसटी लगेगा हर केस में। तो 2.5 रुपए प्लस 2.5 रुपए का 18% का जीएसटी ये चार्ज किया जाएगा आपसे अगर आप 10,000 रुपए तक का ट्रांसफर करते हो। फिर अगर आप 10,000 से ऊपर और 1 लाख तक का ट्रांसफर करते हो तो 5 रुपए के चार्जेस प्लस जीएसटी। और ये जीएसटी जो 18% है ये 5 रुपए का 18% होगा, पूरे अमाउंट का नहीं होगा।
नेक्स्ट, अगर आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में ट्रांसफर करते हो तो 15 रुपए आपके बैंक चार्जेस प्लस 18% उसके ऊपर जीएसटी। सिमिलरली अगर आप 2 लाख से ऊपर ट्रांसफर करते हो तो 25 रुपए, अब 2 लाख से ऊपर कितना भी हो सकता है, 25 रुपए आपके बैंक चार्जेस प्लस 18% जीएसटी। ये तरीका है एनईएफटी से पैसे ट्रांसफर करने का। लास्टली, अब इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, तो इसकी दो इंपॉर्टेंट जानने वाली जो लिमिटेशंस है उसमें से एक है कि नो इंटरनेशनल ट्रांसफर, आप इंटरनेशनल पेमेंट एनईएफटी के थ्रू नहीं कर सकते, विद इन द कंट्री ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और दूसरा है नो इंस्टेंट पेमेंट, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये पैसे बैचेस में ट्रांसफर करता है, तो अगर 30-30 मिनट के बैच में पैसे ट्रांसफर कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको तुरंत तो पेमेंट सेटलमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आईएमपीएस की, तो ये भी एक फैसिलिटी होती है, कभी आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके देखना मोबाइल ऐप के थ्रू, तो आपको ये सारे मेथड्स दिखेंगे। तो आईएमपीएस इज इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये डेवलप किसने किया था, एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जो यूपीआई है ना, यूपीआई का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, यूपीआई को भी किसने लॉन्च किया था, एनपीसीआई ने, और आईएमपीएस को भी किसने लॉन्च किया है, एनपीसीआई ने। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें एनईएफटी की, तो वो ऑपरेट होता है आरबीआई के द्वारा। सो पहली चीज, इसको डेवलप किया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एक टॉपिक के ऊपर। फुल फॉर्म हो गया, किसने लॉन्च किया, कौन सा ईयर है, तो बहुत ध्यान लगा के पढ़िएगा। अब ये लॉन्च कब हुआ, 2010 में, तो ये बात भी समझ में आ गई कि एनईएफटी पहले आया था 2005 में और आईएमपीएस उसके 5 साल बाद आया 2010 में। और यहां पे लिखा है ये इंडियाज फर्स्ट 24/7 पेमेंट सिस्टम था। अब आप बोलोगे सर ये फिर आप कंफ्यूज कर रहे हो, अभी आपने बताया कि एनईएफटी में भी तो हम 24/7 कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि ये लॉन्च 2005 में हुआ था, लेकिन ये 24/7 वाली जो सुविधा है ये कब से शुरू हुई, एनईएफटी में 2019 से। लेकिन मैं अगर आईएमपीएस की बात करूं तो ये लॉन्च 2010 में हुआ और 2010 से ही ये क्या बन गया, इंडिया का पहला 24/7 पेमेंट सिस्टम। और तो उस केस में दूसरा कौन बनेगा, दूसरा बनेगा एनईएफटी, जो कब हुआ, 2019 में। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग की अगर बात करें तो मनी ट्रांसफर थ्रू, दो तरीके से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। पहला अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी, जो यहां पर भी था, और दूसरा एक और तरीका होता है, जब आप मोबाइल बैंकिंग वगैरह लोगे तो आपको एक एमएमआईडी मिलती है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं। तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एक आईडी होगी, वो डालोगे, प्लस जो आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड होगा वो डालोगे। इसके थ्रू भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अब आगे अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो जो मैक्सिमम लिमिट है पर ट्रांजैक्शन पर डे, यानी कि एक दिन में मैक्सिमम आप आईएमपीएस के थ्रू 5 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हो। 5 लाख से ऊपर आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे क्या था, यहां पे कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं थी। तो एनईएफटी में आप एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कितना ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कितना है, 5 लाख रुपए का। आगे बढ़ते हैं, चार्जेस की बात करें तो मेनी बैंक वेव्ड ऑफ चार्जेस फॉर मोबाइल बैंकिंग यूजर्स। ऑब्वियसली अगर आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो मोस्टली जो बैंक्स हैं उन्होंने अपने चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया है, लेकिन स्टिल अगर आप ब्रांच विजिट करते हो और वहां पे आईएमपीएस सुविधा लेते हो तो उस केस में जो चार्जेस होंगे वो 5 रुपए से 15 रुपए तक वैरी करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता। और ये 5 रुपए से 15 रुपए तक के चार्जेस जो होंगे ये बैंक टू बैंक भी वेरी करते हैं, जैसा बैंक वैसे चार्जेस, वो बैंक के ऊपर होता है, वो खुद से डिसाइड करता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ यूपीआई इट्स यूसेज बिकम लेस। देखिए यूपीआई से भी आप इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर करने लगे हो, तो जब यूपीआई इतना फेमस हो गया है तो आईएमपीएस का इस्तेमाल लोग कम करते हैं। दो चीजें हैं, एक तो ये भी इंस्टेंट था, वो भी इंस्टेंट है, और फायदा क्या है कि यूपीआई में कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन आईएमपीएस में फिर भी थोड़े बहुत चार्जेस हैं। बहुत बैंकों ने वेव ऑफ कर दिया बट स्टिल थोड़े बहुत चार्जेस हैं, इसीलिए लोग यूपीआई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सो अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, दैट इज आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसकी अगर मैं बात करूं ना तो इट इज इंडियाज मोस्ट पावरफुल हाई वैल्यू पेमेंट सिस्टम। इंडिया में सबसे ज्यादा जाना माना, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला और हाई वैल्यू के लिए, यानी कि अगर आपका अमाउंट जो है वो ज्यादा है, बहुत बड़ी पेमेंट है, तो उसके लिए लोग आरटीजीएस का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये वर्ड आपने बाकी दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा भी सुना होगा कि मैं आरटीजीएस के थ्रू मैंने पैसा भेज दिया। सो आरटीजीएस इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। इसकी बात करें अगर तो इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाई
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आईएमपीएस है उसको कौन ऑपरेट करता है, उसको ऑपरेट करता है एनपीसीआई, है ना। और यूपीआई पेमेंट कौन ऑपरेट करता है, उसको भी करता है एनपीसीआई। लेकिन मैं अगर आरटीजीएस की बात करूं तो उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, आरबीआई। और इसी तरीके से पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था एनईएफटी, उसको कौन ऑपरेट करेगा, आरबीआई। तो 2 हो गए आरबीआई से और 2 हो गए एनपीसीआई से। फिर इसका अगर लॉन्च ईयर की बात करें तो इट इज लॉन्च्ड इन 2004, 2004 में ही आया था आरटीजीएस। तो ये सारे फिगर्स आप याद कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत काम में आने वाले हैं। तो फिर से अगर एक बार देखें तो इंडिया का सबसे पावरफुल और ज्यादा वैल्यू वाली ट्रांजैक्शन करने वाला सिस्टम है आरटीजीएस, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये ऑपरेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा और ये लॉन्च हुआ था 2004 में। इसको हम लोग रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर करता है। यहां आपने पैसे भेजे और वहां वो पैसे तुरंत पहुंच गए, विद इन सेकेंड वो पैसा सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाता है। वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 लाख टू 2 करोड़ 10 करोड़, कितना भी बड़ा पैसा होगा वो तुरंत पहुंचेगा। और इसी के साथ जो मैं अभी लिमिट की बात कर रहा था, तो इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 2 लाख है। यानी कि अगर आपको आरटीजीएस करना है, मैंने बताया कि ये बड़ी पेमेंट के लिए होता है, तो 2 लाख से कम के ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होते। 2 लाख से ज्यादा और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, 10 करोड़ रुपए भेज दो, है ना। तो 2 लाख से ज्यादा और विद नो लिमिट, जितना आपको पैसा भेजना है उतना पैसा आप आरटीजीएस के थ्रू सेंड कर सकते हो। फिर अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये भी 24/7 और 365 डेज अवेलेबल है। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला ये बैंक से होता है। ऑब्वियसली बैंक से जब आप जाओगे कराने तो उसके लिए तो बैंक की टाइमिंग है ना, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज एंड ऑल। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जो आपको मोबाइल ऐप मिला हुआ है उसके थ्रू अगर आप आरटीजीएस कर रहे हो तो फिर रात के 3 बजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अवेलेबिलिटी आपको 24/7 मिल जाएगी। चार्जेस की बात करें तो क्योंकि ये 2 लाख से शुरू होता है, तो 2 लाख से लेके 5 लाख तक की अगर आपको पेमेंट करनी है तो उसके लिए पैसा है 24 रुपए, मतलब 24.5 रुपए प्लस जीएसटी। और जीएसटी मैंने आपको बताया अभी 18%। 18% किसका, आपके 2 या 5 लाख का नहीं, इस 24 रुपए का 18%। सिमिलरली अगर आपको 5 लाख से ऊपर कितना भी पैसा भेजना है तो उस केस में 49.50 ये आपका अमाउंट हो जाएगा, प्लस उसके ऊपर जीएसटी। और ये किस लिए चार्ज लगेगा, जब आप बैंक में जाके आरटीजीएस करोगे तब। ऑनलाइन आरटीजीएस यूजुअली डोंट इनकर एनी चार्जेस। 99% केस में आप जो ऑनलाइन आरटीजीएस करते हो बैंक के जो ऐप के थ्रू करते हो तो उसमें कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करें बेस्ट फॉर आरटीजीएस का इस्तेमाल मैक्सिमम लोग क्यों करते हैं या कब करते हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, आपने आपको उसकी पेमेंट करनी है, भाई प्रॉपर्टी ली, कोई जमीन ली, कोई बिल्डिंग ली, फ्लैट लिया 20 लाख 25 लाख 30 लाख का, और एक बार में पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप आरटीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, कोई बिजनेस डील है आपकी, आपको एडवांस देना है, आपको पूरी पेमेंट करनी है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिस केस में आप आरटीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हो। सो हम लोगों ने देखा एनईएफटी, हम लोगों ने देखा आईएमपीएस और देखा आरटीजीएस। तो ये 3 चीजें तो यूपीआई के पहले भी एग्जिस्ट करती थी और स्टिल इसकी रिलेवेंस उतनी ही है। लेकिन अब जो रेवोल्यूशन आया है दैट इज यूपीआई। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में मैं उस वीडियो को डाल भी दूंगा अगर आपको इसकी डिटेल एनालिसिस करनी है कैसे यूपीआई काम करता है। बट यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। और मैंने आपको बताया यूपीआई की फंक्शनिंग कौन कंट्रोल करता है, एनपीसीआई, है ना। सो डेवलप्ड बाई एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलर डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इंडिया का क्या, मैं पूरे वर्ल्ड का बोलूंगा, क्योंकि जितनी पेमेंट यूपीआई के थ्रू इंडिया में होती है वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होती। तो मोस्ट पॉपुलर जो हमारा सिस्टम है वो हो गया आपका यूपीआई, डेवलप किया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लॉन्च कब हुआ ये लॉन्च हुआ 2016 में, है ना, 2016। डेट याद रखिएगा, इसीलिए मैंने सबकी डेट मेंशन करी है। कभी भी आपको एमसीक्यू में अगर वो डेट पूछ रहा है तो आपको वो चीजें पहले से पता होंगी। इस पर्टिकुलर सिस्टम ने एक रेवोल्यूशन लेके आया डिजिटल पेमेंट की दुनिया में, क्योंकि अब आप एक 10 रुपए का सामान खरीदने जाते हो, 5 रुपए का सामान खरीदने जाते हो, उसके लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हो। लोगों ने पर्स कैरी करना छोड़ दिया है। मेरी खुद की आदत ऐसी हो गई है कि मैं वॉलेट कम से कम कैरी करता हूँ। ऑब्वियसली वो एक दिक्कत वाली बात है कि कभी कभी नेटवर्क की वजह से अगर पेमेंट नहीं हो रही फिर आपको वहां पे मुंह देखना पड़ जाएगा। बट स्टिल अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है। छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार पैसा रिसीव करने के लिए इसको रखने लगे, क्योंकि उनको ही पता है कस्टमर सामने से आएगा, कैश लेके नहीं आएगा, बोलेगा भाई पेटीएम है, गूगल पे है, उससे स्कैन कर देते हैं। खैर, योर बैंक अकाउंट इज लिंक्ड टू अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब ये पता करना है कि इसमें पेमेंट होती कैसे है यूपीआई में,
तो यूपीआई में ना आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये दुनिया भर के तामझाम करने की जरूरत नहीं है। पहली पहली बार जब अपना आप यूपीआई सेट करते हो तो उस टाइम अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी, फोन नंबर, एटीएम का पिन वगैरह सब डाल देते हो। एक बार जब हम वो सब डालते हैं, क्लिक करते हैं, ओटीपी आता है, तो हमारी खुद की एक वीपीए जनरेट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हर जगह पे काम करेगा। ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कोई नाम वाम होगा, आपका ही मान लो नाम होगा, @ लगा होगा, और ये अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से एक वीपीए बनता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इसी को आप लोग आसान भाषा में बोलते हो ना, यूपीआई आईडी देना अपनी, या फिर जो क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो क्यूआर कोड के नीचे यूपीआई आईडी लिखी होती है, तो वो यूपीआई आईडी ही है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस उसी को बोलते हैं। तो जैसे ही आप सामने वाले की यूपीआई आईडी डालते हो, उसका पूरा डिटेल आपके पास आ जाती है, आप इंस्टेंटली पैसा उसको ट्रांसफर कर देते हो। तो हुआ ना ये एक रिवॉल्यूशन। खैर, नो अकाउंट नंबर, नो आईएफएससी, नथिंग। आपको ना अकाउंट नंबर चाहिए, ना आईएफएससी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? वीपीए। इट इज इंस्टेंट 24/7 विद नो चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंस्टेंट है, 24/7 है। आप बोलोगे ये तो पहले ही वाली चीजें भी थी, इंस्टेंट भी थी, 24/7 भी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। आप 10 बार करो, 20 बार करो, 50 ट्रांजेक्शन करो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। फिर अगर हम लिमिट की बात करें तो जनरली 1 लाख रुपए की लिमिट है पर डे, है ना। एक दिन में आप यूपीआई से 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं भेज सकते। कुछ कुछ केस में शायद होता होगा, बट 99.99% आप 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं भेज पाओगे। एंड देन पॉपुलर एप्स की बात करें जिसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट करते हो, तो बहुत सारे हैं। जीपे है, फोन पे है, भीम पे है। इसके बाद अगर हम देखें तो अमेजोन वगैरह ने, मोबीक्विक, ये सारे भी इस कैटेगरी में आ गए। तो इस तरीके से आप यूपीआई पेमेंट को फैसिलिटेट करते हो। तो आई होप मैंने इस वीडियो में ये चारों टर्म्स को एक्सप्लेन किया होगा, आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल हर बार की तरह अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।